जैसे हमने पहला चैप्टर में देखा कि इतिहास किसे कहते हैं और बीसी और रेडी में क्या अंतर है। ये आपका दूसरा चैप्टर है। तो हम बता देते हैं फिर एक बार इतिहास क्या है। इतिहास हर वो घटना जो किसी गांव में हो या किसी गांव विशेष क्या किसी राज्य विशेष या किसी देश विशेष में वो घटना घटित हो और उसे इतिहास कहता है। इतिहास पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है, इससे हम कुछ सीख सकें। जैसे हम किसी स्टेट विशेष में किसी एग्ज़ाम देंगे तो उस स्टेट विशेष के लिए ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे हम झारखंड के हो चाहे बिहार के हो तो उसी माने स्टेट में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया उस राज्य को उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हम हमारा देश के इतिहास को पढ़ेंगे तो देश को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया वो इस इतिहास को हम पढ़ेंगे। जैसे हम गाँव के इतिहास को पढ़ेंगे या किसी परिवार के इतिहास को पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे, भले हम लोग उसको लिखित नहीं रखे फिर भी हम बोलेंगे हमारे पूर्वज में कोई ऐसे भी व्यक्ति पैदा हुए थे जो बहुत ही महान थे, गांव के लिए बहुत कुछ किए। तो हम जैसे हम देश के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे हम किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसमें इतिहास जो है देश के हित के लिए या देश के लिए जो खराबी किया हो उसके बारे में हम उसको पढ़ते हैं, ताकि अगर भविष्य में इस तरह का घटना हो तो हमें कुछ जानकारी मिल सके। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बीसी और एडी में क्या अंतर है। जैसे हम यहाँ पर बताए थे अगले वीडियो में कि बीसी यहाँ से ईसा मसीह का जन्म होता है, इसको हम 0 मान लेते हैं, और जो इसके जन्म से पूर्व होता है उसको बीसी बोलता है। जन्म से बाद का जो साल होता है वो एडी बोलता है। जैसे अभी 2022 चल रहा है तो ये 2022 एडी हो गया। ठीक है ना। ये हिंदी में बोलेंगे तो ईस्वी बोलेंगे। ठीक है ना, ईस्वी। जैसे इतिहास को हम लोग देखे थे कि अध्ययन की सुविधा के लिए उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो किसी किसी इतिहासकार ने उसे 4 भागों में भी भारतीय इतिहास को बोला गया है। जो स्वतंत्रता जो हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता के बाद फिर एक इतिहास को, अभी मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। उसके बाद एनसीईआरटी ही जो होता है सबसे एग्ज़ाम के लिए, एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा जो ये होता है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू एनसीईआरटी को ही दिया जाता है। ठीक है ना। जैसे आप पढ़िएगा किसी विकिपीडिया से या किसी अन्य किताब से, उसको ज़्यादा तजुर्बा नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। कहीं कि इतिहास का जो साल होता है, जो ये होता है, ये एक उतना सटीक नहीं होता है, बल्कि ये काल्पनिक होता है। मगर फिर भी इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये आर्कोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये माने जो होता है एक सटीक माने जो अनुमान लगाया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया, हम बताएं। फिर जो प्राचीन इतिहास को उसको अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया, जो मैं इसको लिखा नहीं, मैं अगले वीडियो में फिर बता दूंगा। सबसे पहला होता है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है ना। जैसे प्रागैतिहासिक काल जैसे देख लीजिए पाषाण युग। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पाषाण युग तभी इंसान को कुछ नॉलेज नहीं था खाने पीने का कुछ ये, तभी वो पाषाण से माने जैसे आग पैदा करना सीख लिए तो उसको तभी उससे औजार बनाना सीख लिए, शिकार करने सीख गए पाषाण से। ठीक है ना, पत्थर से। तो ये जो इंसान का जो आरंभिक काल होता है पाषाण से लगभग ये 25 लाख साल ईस्वी पूर्व। फिर ईस्वी क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ठीक है ना। जो ईस्वी होता है ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का, जैसे अभी 2022 चल रहा है तो ये ईस्वी हो गया। ठीक है ना। तो देखिए पाषाण युग को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक और निम्न पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और उच्च पुरापाषाण युग। देख लीजिए कितना टाइम से कितना टाइम को विभाजित किया गया है। लगभग ये काल्पनिक होता है, मगर हर किताब में आप देखिएगा अलग अलग होगा, मगर जब आप एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे तो एनसीईआरटी को ही लेकर चलना होगा। ठीक है ना। देख लिए। तो फिर देखिए क्या होता है आरंभिक पाषाण काल, तभी इंसान को थोड़ा थोड़ा नॉलेज था। फिर मध्य पुरापाषाण जैसे समय बीता, इतना सारा बीता, फिर उसको थोड़ा नॉलेज हो गया। पत्थर का उपयोग से वो लोग बहुत ज़्यादा औजार बनाने लग गया, खाने का सामान रखने के लिए बर्तन बनाने लग गया, फिर तरह तरह के चीज़ बनाने लग गया। फिर आया उच्च पुरापाषाण, तब धीरे धीरे इंसान का बुद्धि फिर विकास हुआ। फिर लगभग 40,000 ईस्वी पूर्व जो था तभी इंसान ने बहुत तरह डेवलप कर लिया। ठीक है ना। फिर आता है तभी एक ताम्र पाषाण युग, जो ये सभी प्रागैतिहासिक काल में ही आता है। तभी इंसान ने तांबा का खोज कर लिया और वो पत्थर के साथ साथ वो तांबा का भी उपयोग करने लग गया। ठीक है ना। धीरे धीरे इंसान का विकास होते गया और फिर कांस्य युग आया। फिर कांस्य युग में एक सबसे बड़ा सभ्यता, जो विश्व का सबसे बड़ा सभ्यता बोलेंगे, ये शहरी सभ्यता है,
जो विश्व का सबसे प्रथम शहरी सभ्यता या हमारा देश का जो सबसे शहरी प्रथम जो शहरीकरण हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ था। तो ये कांस्य युग में था बाबू, ठीक है ना, ये कांस्य युग था। और उसके बाद आता है वैदिक काल, ठीक है ना। वैदिक काल मैंने यहाँ पर लिख दिया, दो तरह के हैं। तभी हम लोग का जो देश में जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जैसे पूर्व वैदिक काल, ठीक है ना। सबसे पहले था पूर्व वैदिक काल। क्या था? पूर्व वैदिक काल, ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल में जैसे ऋग्वेद, सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, ठीक है ना। वो कितना साल से कहा जाता है? लगभग 1500 ईस्वी से 1500 ईस्वी से पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। हजार ईस्वी पूर्व तक ये जो था क्या था? पूर्व वैदिक काल। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के लिए भी एक समय पीरियड होता है और उसको कितना माना जाता है उत्तर वैदिक काल के लिए? ये लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक ये उत्तर वैदिक काल माना जाता है, ठीक है ना। इसमें 3 वेद का जो ये उल्लेख मिलता है वो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। पहले पूर्व वैदिक काल में क्या होता था कि जो हम 4 वर्ण पढ़ते हैं, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, उसके बाद वैश्य, तभी पूर्व वैदिक काल में जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि ये जन्मजात से नहीं, ये कर्म कांड से होता है, ठीक है ना। फिर उत्तर वैदिक काल में ये हो गया जन्म के अनुसार, ठीक है ना, ये उत्तर वैदिक काल में ही हो गया। फिर बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का ओरिजिन होता है। फिर महाजनपद काल होता है, जैसे 16 महाजनपद होता है, तभी फिर 16 महाजनपद। फिर मैं ब्रीफ में बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए कि क्या है, ठीक है ना। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आर्कोलॉजिकल सर्वे सबसे पहले एक आर्कोलॉजिकल सर्वे 1861 में, ठीक है ना। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में जो था अलेक्जेंडर वेकिंघम, ठीक है ना, अलेक्जेंडर वेकिंघम लिखा हुआ है, जो 1871 से लेकर 1800, ठीक है ना, 85 के बीच में वो आर्कोलॉजिकल सर्वे का एक जो है जनरल ये रहा, ठीक है ना। जो सबसे पहले इसी ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया और उसने बताया कि हम हमारे देश तभी अंग्रेज का शासन था, तो उसने बताया कि हमें एक आर्कोलॉजिकल साइट चाहिए, हमें एक आर्कोलॉजिकल जो ये चाहिए, ताकि हमारे जो ये सर्वे जो माने उसके अनुसार जो हमारे देश का जो संपत्ति है, मोनूमेंट है, उसका उसके बारे में उसको हम सेव कर सके, ठीक है ना। तब इसीलिए हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे हुआ। एक ये है साइट है, उसके अनुसार जो होता है पुरातात्विक साक्ष्य, इंग्लिश में उसको बोलता है पुरातात्विक, जिसमें हम अध्ययन करते हैं, जैसे कार्बन पदार्थ, ठीक है ना, कार्बन का नवीन पदार्थ, जिसे हम उसका पता करता है कि कितना साल, जैसे जैसे हम पेट्रोल के बारे में पढ़ते हैं, पेट्रोलियम, तो कोई भी जीव मर जाता है तो एक निश्चित टाइम पीरियड के उच्च ताप के कारण वो पेट्रोलियम बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी का पता करने के लिए कितना साल पहले ये घटना घटा था। जैसे हम देखेंगे किसी ज़्यादा जीव एक जगह पे मर गया तो उसके बाद ये 50,000 साल या 1,00,000 साल बाद ये पेट्रोलियम बन जाता है। तो इसी का अध्ययन के लिए कि इसमें कोई सभ्यता भी था मौजूद, तो इसी का अध्ययन के लिए हम आर्कोलॉजिकल सर्वे का ये करते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं सेब लोग का क्या होता है, जो एंशियंट टाइम का जो प्राचीन मोनूमेंट, जैसे सभ्यता हुआ, किसी धरोहर हुआ, उसका रक्षा करना भी इनका काम होता है, इनके बारे में अध्ययन करना भी इसका काम होता है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन देता है कि ये आर्कोलॉजिकल सर्वे का काम है, ठीक है ना। जैसे हमारे देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो जितने भी अभी तक 124 से भी ज़्यादा साइट सिंधु घाटी सभ्यता का बारे में पता चल गया है। ये सबसे ज़्यादा जो है भारत में ही है, ठीक है। तो यही थोड़ा बहुत हम बता दिए, उसके बाद दूसरा वीडियो में बताएंगे। जैसे आपको पता चल ही गया है कि ये काशी युग तभी सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे ज़्यादा ये हुआ है कांस्य युग में ही हुआ है, ठीक है ना। इसी के साथ फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में।